नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं यादव एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो आइए आज मिलिए आप अशोक जी लवंशी से, जो कि भारतीय रेल में अपनी सेवा दे रहे हैं और निरंतर संघर्ष के बाद इन्होंने सफलता हासिल की। तो आप ये बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इन्होंने संघर्ष किया और कहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, किस में सेवा दे रहे हैं। तो अशोक जी, आपका स्वागत है यादव एकेडमी पे और आपको बहुत बहुत बधाई जो आप इस रेलवे में अपनी सेवा दे रहे हो। वैसे आपने बहुत सारी परीक्षाएं दी है, बहुत में सफलता भी मिली है, पर फाइनल ज्वाइनिंग जो मिली है वो रेलवे में मिली है। तो ये बताएंगे इनकी ड्यूटी कहाँ पे है और कैसे काम करते हैं, बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक लवंशी है और मैं रेलवे में सिलेक्टेड हूँ और अभी ड्यूटी कर रहा हूँ असम में। वहाँ पर मेरा ड्यूटी असिस्टेंट पॉइंट्समैन में है, जिसमें कि स्टेशन पर रहना है और ट्रेन में सिग्नल देने का काम रहता है। अच्छा, और ये सफलता मुझे बहुत संघर्षों के बाद मिली है। कितने वर्ष लगे आपको यहाँ पे पहुँचने में? मुझे लगभग 4 से 5 साल लग गए इस यहाँ तक पहुँचने में। अच्छा, तो 4-5 साल की मेहनत है आपकी। तो आपने इसके पहले भी कोई कोई सी एग्जाम दी होगी, उसमें असफल भी होंगे, बहुत सारी में सफलता मिली होगी। तो आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी अपने संघर्ष की कहानी जारी रखे और आगे बढ़ते रहे। मेरा सिलेक्शन पिछली बार 2020 की एमपी पुलिस कांस्टेबल में भी हो चुका है। हाँ। वहाँ पर मेरे 80 मार्क्स थे और जिसमें मैं फिजिकल में बाहर हो गया, लेकिन फिर मैं रुका नहीं और लगातार पढ़ाई करता रहा। और फिर मेरा एसएससी जीडी में भी सिलेक्ट हुआ था, लेकिन वहाँ भी मैं मेरिट में बाहर हो चुका हूँ। फिर भी मैं रुका नहीं और लगातार पढ़ाई करता रहा। फिर मैंने रेलवे की वैकेंसी आई, उसका एग्ज़ाम दिया और इसमें मुझे आखिर में सफलता हासिल हुई। जी बहुत बढ़िया, आपको 3-4 सफलता मिल चुकी है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि पुलिस में, जैसे कि तो अभी पिछली बार की पुलिस थी उसमें 80 नंबर थे, लेकिन वो फिजिकल में किसी कारण से डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके बाद उन्होंने एसएससी जीडी की भी दी थी, उसमें भी वो फिजिकल में ही रह गए थे। उसके बाद फिर पटवारी का दिया था, तो पटवारी में वो सिलेक्टेड है। बस ये है कि किसी कारणों से अभी ज्वाइनिंग रुकी हुई है और अब फाइनली उनका रेलवे में हो ही गया है। और बताया ये उन्होंने पॉइंट्समैन पे वो कार्यरत है। पॉइंट्समैन का काम क्या होता है ये भी बता दीजिए। पॉइंट्समैन का काम होता है, ट्रेन आती है ना, उसको रेड और हरी झंडी दिखाने का काम रहता है स्टेशन पर। और जो जो ट्रैक चेंज होता है ट्रेन का, जैसे मेन लाइन होता है उसमें लूप लाइन होता है स्टेशन पर, वहाँ पर काम रहता है। और जैसे कभी स्टाफ नहीं रहता है तो गेट के पर भी जाना पड़ता है। गेट होते हैं ना स्टेशन पर, क्रॉसिंग पर वो लेवल क्रॉसिंग होता है, वो उस पर भी काम रहता है कभी कभी। तो ये बताइए कि आपकी कौन सा स्टेशन मिला है? मुझे मिला लामडिंग, होजे डिस्ट्रिक्ट, असम में। अच्छा, असम में। तो ये कौन कौन से जोन में आता है? ये असम के गुवाहाटी जोन में आता है। नहीं, वैसे कौन से, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम ये एनएफआर जोन आता है, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। अच्छा, नॉर्थ। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। तो गुवाहाटी में है आपकी पोस्टिंग, गुवाहाटी के पास में है असम में। तो बहुत बढ़िया आपका काम चल रहा होगा। हाँ, अच्छा चल रहा है। वहाँ का एरिया भी अच्छा है, ठीक है माहौल वहाँ का, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने दिन हो गए आपको? मुझे लगभग 5 महीने हो चुके हैं पूरे। तो जी आपकी ट्रेनिंग भी हुई होगी, वो कितने दिन की रही? मेरी ट्रेनिंग 2 महीने हुई है। 2 महीने। अच्छा, तो 2 महीने में आपको क्या क्या सिखाया गया उसमें? वहाँ पर मतलब क्लास लगती है, उसमें प्रोजेक्टर पे दिखाते हैं, सिग्नल के बारे में बताते हैं हम लोगों को। और जैसे कभी वहाँ ले जाते हैं, मतलब ऑन ड्यूटी भी। हाँ, तो आप ये भी बता दीजिए कि आपको कितने घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है? मुझे रोज 8 घंटे देना है ड्यूटी, 24 घंटे। हाँ, मतलब वहाँ पे 3 शिफ्ट होती है? मॉर्निंग इवनिंग नाइट 3 शिफ्ट होती है। 3 शिफ्ट होती है, तो मात्र 8-8 घंटे की ड्यूटी है। 8-8 घंटे होती है। और कुछ कैसा काम है होता है वहाँ पे? केवल झंडी बतानी है ट्रेन को? घंटे बतानी होती है, उसके बाद ट्रेन का टाइमिंग लिखना रहता है, ट्रेन कौन सा ट्रेन कब आ रहा है, कौन सा मालगाड़ी है, या फिर उसकी जानकारी देना रहता है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, जो भी काम इनका था वो सारा इनने बता दिया है। अब आइए चलते, इनने शुरुआत कैसे की थी और कब से ये तैयारी कर रहे थे, ये हम इनसे जानते हैं। तो आप ये बताइए कि आप किस वर्ष से तैयारी करना शुरू की थी? मेरी 12th 2018 में हुई थी। उसके बाद मैं 2019 से लगातार पढ़ाई करता रहा।
और इंदौर कोचिंग भी किया मैंने, और फिर ऑफलाइन मतलब फिर सेल्फ स्टडी किया। मैंने सेल्फ स्टडी इसमें। जी दोस्तों, तो आप इंदौर कितने समय तक रहे होंगे? इंदौर में 2 साल रहा। अच्छा। उसके बाद कहाँ घर पे आ गए? उसके बाद कोरोना काल आ गया, उसके बाद घर आ गया, फिर घर सेल्फ स्टडी किया। तो ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो भी सक्सेस पा सकते हो, है ना? सेल्फ स्टडी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पर। तो आपने और परीक्षाएं भी दी होंगी जिसमें आप असफल भी होंगे। हाँ दिए ना, बहुत सारे एग्जाम दिए, इसमें असफल रहा। कौन जैसे पहले स्टार्टिंग में 12th पास करते इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दिया, उसके बाद रेलवे आरपीएफ का दिया था, उसके बाद और ITTO का एग्जाम दिया। कोपा को होता है ITTO में, उसका एग्जाम भी दिया है। मतलब आपने लगभग कितने सारे एग्जाम दे रखे हैं? लगभग मैंने 10 से 12 एग्जाम दे चुका हूँ अभी तक। उसमें से कितने क्वालिफाई हुए? ये 4 में क्वालिफाई हो चुका हूँ, लेकिन किसी न किसी कारणवश बाहर हो चुका हूँ। जी, बहुत बढ़िया। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप सारे एग्जाम दो और सभी में पास ही हो। तो ऐसा भी होगा कि आपके हाथ में असफलता हाथ लगे आपके, और किसी में सफलता भी मिलेगी। तो इसलिए तब तक तैयारी करते रहो जब तक कि सफलता न मिल जाए। तो ये आपकी कहानी थी। आपका घर की स्थिति कैसी है वैसे? मेरा घर मिडिल क्लास घर है बिल्कुल। मतलब घर पर पापा खेती किसानी करते हैं, उसके बाद लेकिन उन्होंने कैसे भी पढ़ाया मुझे। वो घर का माहौल मतलब ठीक है जैसे भी है। जी, आपका गांव का नाम क्या है? मेरा गाँव उत्पुरिया है, खुजनेर से 2 किलोमीटर दूर उत्पुरिया। तो देखिए दोस्तों, एक छोटे से गांव से निकलकर एक खेती किसानी वाले लड़के, जिसका परिवार खेती किसानी करता है, उनके लड़के आज आपके सामने बैठा है और ये रेलवे में सेवा दे रहे हैं। आइए अब इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो स्कूली शिक्षा ली है वो कहाँ से ली है और कहाँ कहाँ ये पढ़े हैं, कौन से स्कूल से पढ़े हैं, ये सब हम इनसे जानते हैं। तो ये बताइए कि आप शुरू में कौन से स्कूल से पढ़े हो? स्टार्टिंग में मैंने 5th क्लास तक तो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया। उसके बाद 6 से 10th तक मिनारा कॉन्वेंट स्कूल खुजनेर से पढ़ाई किया। 10th के बाद 11th 12th मैंने ब्यावरा से पढ़ाई किया, ब्यावरा के सरदार पटेल पब्लिक स्कूल से। उसके बाद 12th के बाद आप तैयारी में लग गए थे कि ग्रेजुएशन के बाद? 12th के बाद फर्स्ट ईयर से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ईयर मैंने पीजी कॉलेज में एडमिशन लेकर इंदौर चला गया कोचिंग करने। इंदौर वहीं कोचिंग किया फिर 2 साल, और साथ में कॉलेज भी चलता रहा मेरा। और इसके बाद आप गांव पे आ गए, फिर कोरोना आ गया था। फिर आपने गांव में कैसे रहकर पढ़ाई की, किस प्रकार से तैयारी की, ये भी बताइए। गांव में फिर मतलब जैसे 2020 में कोरोना आ गया था, कोरोना काल में घर आ गया और फिर घर पर ही सेल्फ स्टडी किया, और यूट्यूब के माध्यम से जो भी था रिवीजन किया मैंने। मैथ्स का, रीजनिंग का, सभी का रिवीजन किया। तो आप ये बताइए कि जो आजकल के स्टूडेंट है, हमारे जो नए नौजवान है, वो तैयारी करने बाहर भी जाते हैं, सेल्फ भी करते हैं, तो उन्हें कितना टाइम देना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, ये बताइए आप। अब जो भी बाहर रहता है उनको ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए। उसके बाद कोचिंग से आने के बाद रूम पर भी पढ़ाई करनी चाहिए। जो पढ़ाई मतलब कोचिंग में उसके रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद और टाइम बचे उसमें फिर और रिवीजन करना चाहिए ज़्यादा। लगभग कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी तब जाके आपने सफलता पाई है? कोचिंग वगैरह करने के बाद लगभग 6 से 7 घंटे रूम पर पढ़ाई करना चाहिए, और रिवीजन करना चाहिए। मेन तो रिवीजन है और प्रैक्टिस। जी, प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रैक्टिस मतलब काय की, जो पढ़ाया वो कि अपन को अदर और कुछ भी करना चाहिए? जो कोचिंग में पढ़ा है उनका रिवीजन करना चाहिए, और अपना का मतलब इफर्ट लगना चाहिए, अपना इफर्ट भी। तो मतलब खुद का जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। तो ये तो सही है कि हाँ, अपन जितना खुद सेल्फ जितना पढ़ेंगे उतना कोई भी नहीं। कोचिंग में क्या होता है, केवल आपका मार्गदर्शन कर दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको बता दिया जाएगा कैसे पढ़ना है, बाकी आपको तैयारी तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपने गांव में रहकर कितने घंटे पढ़ते थे, कैसे तैयारी? गांव में मतलब मैं घर पर रहता था, थोड़ा काम भी करता था घर पर, लेकिन जिससे टाइम मिलता था उस टाइम में पढ़ाई करता था। तो देखो, बहुत सारे घर ऐसे, जैसे कि आपका एक खेती किसानी वाला घर है, तो वहां पे काम भी होता होगा। तो आपने कैसे मैनेज किया घर पे रह के कि काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है? ये साथ साथ दोनों करना तो मुश्किल हो जाता है। साथ नहीं, मतलब घर पे जैसे काम रहता है ना, उस दिन काम करता था, बाकी के जो फ्री टाइम रहता था उसमें पढ़ाई करता था। जैसे कोई घूमने वगैरह, क्रिकेट खेलने कहीं नहीं जाता था मैं। अच्छा।
तो आपने बंद कमरे में रहकर ही पढ़ाई की मतलब? हाँ, बंद कमरे में पढ़ाई किया, और जिस खेत पे जाता था कभी कभी वहां भी बुक ले जाता था, वहां भी पढ़ाई किया। अच्छा, खेत पे भी बुक लेके जाते थे? तो देखो दोस्तों, ऐसे है कि जहाँ बस जज्बा होना चाहिए पढ़ाई करने का, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको वहाँ लाइब्रेरी मिले और ये सुविधा मिले कि एसी रूम मिले, वहाँ पे आपको बुक्स मिले और ऐसे पढ़ाई करो। तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, बस पढ़ने की लगन और हिम्मत होनी चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने, अशोक जी ने मेहनत की और पढ़ाई की, और आज आपके सामने है। तो आप भी यहाँ पे पढ़ाई जारी रख सकते हो, आप किसी भी हालत में हो। इन्होंने बता ही दिया इनकी हालत और संघर्ष की कहानी। तो आप किसी भी हालत में हो, आप जरूर पढ़ाई कर सकते हो, ये नहीं है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि हम तो छोटे घर से, हम तो तैयारी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो बाहर जाता है उसी की जॉब लगती है, या कोई इंदौर, भोपाल, दिल्ली या जैसे भी जो भी बड़े शहर में जाके तैयारी करते हैं, क्या उन्हीं की जॉब लगती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पर इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब है, उससे इतना मतलब इन्वेस्टमेंट खर्चा कम कर दिया है कि आज के टाइम घर पर भी रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आप कैसे भी तैयारी कर सकते हैं। आज जरूर नहीं कि आप इसके लिए इंदौर जाए, दिल्ली जाए या किसी और बड़े संस्थान में जाके आप तैयारी करो और लाखों रुपए फीस दे। आपको सारी सुविधा आजकल यूट्यूब पे मिल रही है, तो यूट्यूब के माध्यम से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपने भी यूट्यूब के माध्यम से ज्यादा की हाँ, होगी। मैंने यूट्यूब से पढ़ाई किया, और मैं सिलेक्शन में यूट्यूब की वजह से हुआ। तो आपने टेस्ट भी देते होंगे। हाँ, तो कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करनी है, उसमें टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट रहता है? टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी एग्जाम के लिए। पहले हमारे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मेन रहता है टेस्ट लगाना, और टेस्ट में अपने पता लग जाता है कि हमारा किससे क्या हमारा प्रोग्रेस हुआ है, कितने क्या मार्क, किस किस सब्जेक्ट में हम लोग वीक है, किस में नहीं, किस में अच्छा सब्जेक्ट हो चुका है हमारा। अच्छा, तो आपके भी सारे सब्जेक्ट अच्छे होंगे वैसे तो। फिर भी आपको कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा कठिनाई आई कि ये वाला सब्जेक्ट मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो मैंने उसमें ज्यादा टाइम दिया हो? मेरा मेन मेन जीके में रहा कमजोर, क्योंकि जीके वीक रहता है, उसमें जीके में कितने पढ़ो वो कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन मैंने मैथ्स और रीजनिंग को इतना अच्छा कर लिया कि ताकि उनकी ज़रूरत में उनका मतलब उनमें नंबर कम आए, लेकिन फिर भी उनसे कंप्लीट हो जाए मैथ्स रीजनिंग से। यानी कि आपका जीके थोड़ा वीक है, लेकिन आपकी मैथ्स रीजनिंग पूरी है। यानी कि आपको कोई सी भी एग्जाम देनी हो तो सबसे ज्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मैथ्स और रीजनिंग। अगर मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कर ले तो क्या जॉब पाना आसान हो जाएगा? मतलब कंप्लीट होने के बाद हम लोग को जीके भी थोड़ा पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिना जीके के होता है कुछ भी। और यानी कि आपके कंप्लीट तो होनी चाहिए मैथ्स रीजनिंग, साथ में जीके जीएस भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, ताकि उसका भी आप कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर दे, क्योंकि उसके बगैर सिलेक्शन संभव नहीं है। सही बात है। हाँ, सही है। तो और क्या कहना चाहोगे आप नए स्टूडेंट से जो ये है कि पढ़ाई करते रहिए, और टाइम लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप चाहो कि 6 महीने में सफलता मिल जाए, मुझे टाइम लगता है, 1 साल 2 साल लग जाएगा, 3 साल भी लग जाएगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, ये सही बात है कि टाइम जरूर चाहिए। आजकल के स्टूडेंट के हम तैयारी करने जा रहे हैं, बस हमने 2-4 महीने या 6 महीने तैयारी की और सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो ये निकाल दीजिए, क्योंकि 2-4 महीने या 6 महीने में कुछ भी नहीं होता है। होता है कोई किस्मत वाला हो, 100 में से 1-8% वो लग जाता है, लेकिन सभी नहीं लगते। क्योंकि अशोक भाई ने भी पूरे 4 साल मेहनत की है, 2019 से तैयारी करने लगे थे वो, तो उनको 22-23 में सफलता मिली है। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि आप एक ही दिन में या एक ही साल में सफल हो जाए। हो सकता है उसके लिए 2 साल, 4 साल, या अगर आप लगातार निरंतर हार नहीं माने तो 5 साल भी लग सकते हैं। पर यह है कि हाँ, अगर आपने पूरा 100% अपना दिया है तो जरूर सफलता मिलेगी। और अगर आप ऐसे ही करते रहे आनाकानी, तो नहीं हो सकता। तो इसलिए कि आपको 100% देना पड़ेगा। अपना जो भी एग्जाम होता है उस टाइम अपने को 100 अपना जो होता है 100% देना चाहिए किसी एग्जाम के लिए तैयारी के टाइम। जैसे अपने को 3 महीने मिला, तो 3 महीने इतना पढ़ाई करो, मतलब बिल्कुल लगे रहो उसमें। जी, तो ठीक है, ये थी अशोक जी की संघर्ष की कहानी। अगर आप भी इनसे प्रेरित हो तो बिल्कुल आप भी तैयारी कर सकते हो, और बीच में छोड़ना नहीं है तैयारी। अगर आप किसी भी एक चीज में लगे रहे हो तो उसको पूरे पकड़ के रखना है, और उसको जब तक करते रहना है जब तक कि उसमें सफलता ना मिल जाए। तो देख लीजिए, आपके सामने बैठे हैं ये, आइए इनका भी मुंह मीठा करवा देते हैं हम। ये लीजिए। अरे खाओ।
ठीक है दोस्तों, देख लिया आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसे संघर्ष की कहानी आगे भी देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, धन्यवाद।